हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं किसी बिल्डिंग की हाइट बिना उसके नापे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, दैट्स द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हेलो स्टूडेंट, दिस इज विकी। वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का, जो कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम के लिए लॉन्ग में बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये टॉपिक देख रहा है, मैं उससे कहूंगा कि पूरा वन शॉट बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। मैं आपका एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दूंगा। और इस वन शॉट को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो स्टूडेंट, बिना स्किप किए हुए आपको ये पूरा वन शॉट देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, समझते हैं। सबसे पहले एक मीनार ड्रॉ करेंगे हम। लाइक ये मीनार है, ये एक मीनार मान लीजिए, जैसे कुतुब मीनार आपकी, तो इसको आप एक मीनार मान लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक मीनार ड्रॉ करेंगे। ये आपकी मीनार है। यहां से मीनार से ये ग्राउंड आ गया। यहां पर कोई ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर की आंख से मीनार के टॉप पर जो ये लाइन आ रही है, थोड़ा टेढ़ा बुकचा हो गया, कोई बात नहीं। जो ये लाइन आ रही है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्या बोलेंगे इसे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसे? लाइन ऑफ साइट। और ये ग्राउंड पर जो लाइन है, ये कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखते रहे ना स्टूडेंट मेरी बात। ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर की आंख से मीनार के टॉप पर जो लाइन जा रही है वो लाइन क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर की आंख से मीनार के टॉप पर जो लाइन जा रही है वो लाइन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बात क्लियर हुई? बोलो हां, और नहीं क्लियर हुई तो भी बोलो। दोबारा फिर बताता हूं। यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है मीनार के टॉप पर। ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर मीनार के टॉप पर देख रहा है। जो ऑब्जर्वर की आंख से मीनार के टॉप पर जो लाइन जाती है वो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक। और ग्राउंड के साथ, जिस जगह पर वो खड़ा है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो हां, क्लियर है? ठीक है, ये बात हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लिया ये कोई बिल्डिंग है, जरा माफी चाहूंगा, ड्राइंग कुछ ज्यादा ही खराब है। इस बिल्डिंग के टॉप पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है बात। इस बिल्डिंग के टॉप पर कोई बंदा खड़ा है और ये ग्राउंड है। तो बंदे के आंख से यहां कोई ऑब्जर्वर समझ लीजिए ये है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई फ्लावर पॉट है। क्या है? एक फ्लावर पॉट है। यहां फ्लावर पॉट रखा है, तो ऑब्जर्वर इस फ्लावर पॉट को देख रहा है। समझ गया बात मेरी? नहीं समझे? दोबारा बताता हूं। किसी बिल्डिंग पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो नीचे देख रहा है। किसी बिल्डिंग पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो नीचे देख रहा है। वो किसको देख रहा है? ऑब्जेक्ट रही ये। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर पॉट यानी कि गमला। बिल्डिंग से खड़े होकर गमले को देख रहा है। उसकी आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए, इसकी आंख से ऑब्जर्वर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए, ये रही वो हॉरिजॉन्टल लाइन।
जो कि पैरेलल होगी ग्राउंड के, जो कि पैरेलल होगी ग्राउंड के। मैं बिल्डिंग को यार सीधा कर देता हूं, कभी यार तुम कहो, चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं यहां से। तो ऑब्जर्वर की आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक इमेजिनरी लाइन होगी, वो लेट कर लीजिए। तो इस लाइन को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि पैरेलल है इस लाइन के। और इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। कौन सी लाइन है ये? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनाएगी, यही एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं समझे बात? दोबारा फिर बताता हूं। किसी बिल्डिंग पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है। जब नीचे देख रहा है, नीचे रखा है एक फ्लावर पॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट को देख रहा है, तो उसकी आंख से एक लाइन इमेजिन कर लीजिए, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ग्राउंड के पैरेलल होगी। ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर लीजिए, वो रही ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनाएगी, वो एंगल ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए मेरी बात? अब एग्जाम में ये एंगल तो हमें दे रखा होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन इसे सॉल्व नहीं होगा इस एंगल से। इस एंगल से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा, अब जो हमें आगे इसकी तिगड़म करनी है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब दो साइड्स जो होती हैं, दो लाइन जो होती है पैरेलल होती हैं, उनको कट करने वाली बीच की जो लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। मान लिया दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन कट करती है, वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो उस वो ट्रांसवर्सल, ये एंगल और इस एंगल को इक्वल कर देगी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। दोबारा फिर बताता हूं। दो जब पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कट करने वाली एक सिंगल लाइन होती है, वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। और वो ट्रांसवर्सल के साथ जो दोनों एंगल बनते हैं, ऊपर और एक नीचे, वो एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। और वो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और बीच में एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करनी चाहिए, और वो जो एंगल बनाएंगे वो दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। क्लियर है आपके बात? ठीक है। अब इसमें आपने दो केस पढ़े होंगे, अभी तक आपकी क्लास में भी दो केस पढ़ाए गए होंगे, लेकिन इसके आगे दो केसेस और हैं ट्रिग्नोमेट्री के बगैर उसको पढ़े हुए। अगर आप एक्सरसाइज करने पहुंच गए, क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे, तो वो टॉपिक मैं आपको और कराता हूं, वो कॉन्सेप्ट और बताता हूं। उन कॉन्सेप्ट को करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पहले वो दो कॉन्सेप्ट और सीखिए आप। अभी तक आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप नीचे देख रहे हैं। जब आप ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब आप नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये दो बातें याद रखना। अब है, अभी तक जो बात हो रही थी फिक्स्ड, जब ऑब्जर्वर हमारा फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा था। अब क्या है? ऑब्जेक्ट मूवेबल है बट ऑब्जर्वर अभी भी फिक्स्ड है, और ऑब्जेक्ट भी हमारी अभी फिक्स्ड ही थी। लेकिन अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है? ऑब्जर्वर फिक्स्ड है लेकिन ऑब्जेक्ट मूवेबल है, ऑब्जेक्ट मूवेबल है। देखिए जरा, मान लीजिए बलून है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आंख से इस बलून के साथ जो एंगल बनेगा, और यहां कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए आप, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल को आप θ1 मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। ये बलून कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ समय बाद, 1 मिनट के बाद, या फिर 50 सेकंड के बाद, या 30 सेकंड के बाद ये यहां पहुंच जाएगा। मान लीजिए आप ये यहां पहुंच गया। अब इसके साथ और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा, अभी भी ऊपर ही है, नीचे नहीं है, उस एंगल को मान लीजिए आप θ2, उस एंगल को मान लीजिए आप θ2। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें से बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद, और ये ग्राउंड से हाइट उसकी सेम ही है और यहां से भी हाइट सेम ही है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ टाइम बाद यहां से यहां पहुंच गई है। तो अब इस केस में मुझे बताइए, इस केस में क्या होगा? कौन सा एंगल बड़ा होगा?
नॉर्मल सी बात है, जब आप पहले किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे थे, बलून को, वो बलून यहां पर था, फिर जब बलून वो आगे पहुंचना हुआ, आपका हेड ऐसे गया, ठीक है। जब आपका हेड ऐसे गया, आपका हेड जब डाउन हुआ तो एंगल जो होगा वो घटेगा या बढ़ेगा? हेड ऐसे था तो एंगल बढ़ा है, और हेड जब ऐसे हुआ तो एंगल कम हुआ। तो जब मैं ऐसे देख रहा था तो ये एंगल θ1 था, यानी कि ये बड़ा था, और जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये एंगल छोटा हो गया, θ2। बात समझ में आती है तो हां बोलो, बात समझ में आती है तो हां बोलो। दोबारा फिर समझो, एक बलून है, उस बलून को वो मेरे हेड के इर्द गिर्द ही था, मैं उसको ऐसे देख रहा था, ठीक है। उस एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना, नॉर्मल सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा क्योंकि ऊपर देख रहा हूं मैं। जब वो बलून कुछ सेकंड बाद आगे पहुंच गया, और आगे पहुंचने के बाद तो मेरा हेड जो डाउन होगा ना, जब मेरा हेड डाउन होगा तो ये एंगल मैंने θ2 मान लिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये भी। अब इस केस में कौन सा एंगल बड़ा होगा? इस केस में जो पहला मैं देख रहा हूं वो एंगल बड़ा होगा एज कंपेयर टू जब मैं यहां देख रहा हूं। इसका मतलब θ1 ग्रेटर देन θ2। बात क्लियर आई तो हां बोलो यार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है उसको चेक करते हैं। अब ये लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ मूवेबल। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूवेबल है, लेकिन एक शर्त जरूर ऐड है, वो मैं बताऊंगा एंड में अभी आपको। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर की आंख है, ऑब्जर्वर की आई से इस बिल्डिंग के साथ एक एंगल बनेगा, वो एंगल ग्राउंड के साथ बनेगा, क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको आप θ मान लीजिए, उसको आप θ मान लीजिए। अब ये ऑब्जर्वर पीछे मूव हुआ, कितना मूव हुआ पीछे? ये x, ये ऑब्जर्वर पीछे चला कितना? x डिस्टेंस कवर करी इसने, ऑब्जर्वर ने पीछे। अब इसकी आंख से यहां पर, मतलब कहने का मतलब ये, अब ये ऑब्जर्वर पीछे मूव हुआ, अब मैंने इसके ऊपर एक पोल लगा दिया। पोल समझ लीजिए, आप एक फ्लैग समझ लीजिए, एक फ्लैग लगा दिया जिसकी हाइट भी x ही थी। दोबारा बताता हूं, पहले ऑब्जर्वर यहां खड़ा था, उसने बिल्डिंग के साथ एक एंगल बना θ। अब ऑब्जर्वर पीछे हटा, पहले ऑब्जर्वर यहां खड़ा था, अब ऑब्जर्वर पीछे हटा, कितना चला? x मान लीजिए आप 10 मीटर, समझ गए? पीछे हटा वो। अब उसकी आंख से, अब यहां पर एक हमने पोल लगा दिया इस बिल्डिंग के ऊपर, उसकी डिस्टेंस भी x मीटर ही है, यानी कि 10 मीटर। अब जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो भी θ ही होगा। मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे, θ इक्वल टू θ। क्या बात समझे या नहीं समझे? दोबारा बताता हूं। यहां पर इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा था, वो बिल्डिंग को देख रहा था, यहां पर वो ऑब्जर्वर बिल्डिंग के साथ एक एंगल बना रहा था θ। अब वो ऑब्जर्वर x मीटर पीछे हटा, मैंने उस x मीटर को 10 मीटर मान लिया, आप 20 मीटर कितना भी मान लें। अब वो ऑब्जर्वर यहां पर आ गया, अब उतनी ही डिस्टेंस का यहां पर एक फ्लैग लगा दीजिए, पोल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। अब उतनी ही डिस्टेंस का एक पोल लगाया, तो उस ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है उसके साथ जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां का? पोल के टॉप से वो जो बनेगा एंगल, वो भी वही एंगल होगा जो एंगल पहले बिल्डिंग के साथ बन रहा था। शर्त क्या है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ मूवेबल विद सेम डिस्टेंस। यही मैं बात बोल रहा था, विद सेम डिस्टेंस। क्या कॉन्सेप्ट है? विद सेम डिस्टेंस से मूव करना है, यह शर्त है। यही मैं बात बोल रहा था जो मैं एंड में बताऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ मूवेबल विद सेम डिस्टेंस। अगर सेम डिस्टेंस से मूव करते हैं तो एंगल उनके कांस्टेंट होंगे। बात क्लियर है नहीं है? दोबारा फिर बताता हूं। ऑब्जर्वर यहां खड़ा था, वो x डिस्टेंस पीछे कवर करा, x को मैंने 10 मान लिया, उतने ही डिस्टेंस का मैंने ऊपर पोल लगा दिया या फिर फ्लैग लगा दिया, तो उस फ्लैग के साथ
और ऑब्जर्वर की अब जो न्यू पोजीशन है, जो एंगल बनेगा, जो वो पहले एंगल बन रहा था, जो वो अब एंगल बनेगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन शर्त क्या है? ऑब्जर्वर वही डिस्टेंस कवर करना चाहिए जो डिस्टेंस पोल की है। ऑब्जर्वर वही डिस्टेंस कवर करना चाहिए जो डिस्टेंस पोल की है। उस केस में हमारा एंगल कांस्टेंट रहेगा। यह बात क्लियर होती है नहीं होती है? मैंने 4 केस बताए। पहला केस एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप ऊपर देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है। अब मैंने तीसरा केस बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है? मूवेबल है और ऑब्जर्वर फिक्स है। तो उस केस में एक बलून था, एक बलून को मैं पहले देख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं जो बलून डिस्टेंस ट्रेवल करी बलून ने, मैं उसको बाद में देख रहा हूं, तो पहले वाला एंगल बड़ा होगा बाद वाले एंगल से। अब फिर मैंने चौथा केस आपको बताया, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ मूवेबल। उस केस में जो ऑब्जर्वर पहले एंगल बना रहा था, फिर वही डिस्टेंस पीछे कवर करता है और उतनी ही डिस्टेंस का पोल लगा दिया गया, तो पोल के साथ नया एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो सेम ही होगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बन रहा था बिल्डिंग के साथ। क्लियर है ये बात? आई होप आपके क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आप पेन कॉपी उठा लीजिए और चलते हैं कॉपी पर, बिकॉज मैं अभी स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रब। बार बार उसे साफ करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अभी आप पेन कॉपी पे पढ़िए मेरे साथ, फिर बाद में हम मूव करेंगे डिजिटल बोर्ड पर। जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा हम डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। तो अभी आप पेन कॉपी उठा लीजिए और इन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करके देखिए और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, एनसीईआरटी का। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। फिगर आपको दे रखी है, ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब करता है, ये 20 मीटर रोप है, ये एसी जो दिख रही है आपको, रोप दिख रही है, इस पर क्लाइंब करता है वो आर्टिस्ट। ठीक है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अभी बनी हुई कैसे है? एक ही पोल है, पोल यानी कि खंबा, वो समझ लीजिए आप, डंडा या फिर खंबा, उसके टॉप से बनी हुई है और ग्राउंड में इस तरह से बनी हुई है, ये इंक्लाइन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की आपको हाइट निकालनी है। पोल क्या है? ए बी। पोल की हाइट आप मान लेंगे h इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ये रोप है, रोप की कितनी है डिस्टेंस? 20 मीटर, और पोल क्या है? ए बी, इसको मान लीजिए h। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए लेट द हाइट ऑफ द पोल कितनी मानूं मैं? हाइट ऑफ द पोल इज h मैंने लेट कर ली है। ठीक है। अब मैं पता कैसे लगाऊं कि इसमें साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं, टेन लगाऊं, क्या लगाऊं भाई? तो जरा ध्यान दें, यहां मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है जो निकालना है, यानी कि ए बी क्या है? यहां परपेंडिकुलर है जो मुझे निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ द पोल। और ये जो बना हुआ है, यानी कि जो क्लाइंब कर रहा है आर्टिस्ट, रोप से बना हुआ है, रोप क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, यानी कि परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी है, और हाइपोटेनस मुझे पता है, यानी कि दो चीजों में मुझे घुसना है अगर मैं कहूं तो साफ साफ। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है? अगर मैं लगाऊं पी बी पी, जो कि कॉमन फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, पी बी पी एच एच बी, यानी कि साइन, कॉस और टेन। ठीक है ना। तो मुझे साइन पता है, यानी कि साइन 30 लगाऊंगा, रेफरेंस एंगल कितना है? 30, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। ठीक है ना। ये कितना हो गया? साइन 30 कितना होता है? 1/2, और ए बी कितना है? 20,
और बी और ए सी कितना है, सॉरी ए बी कितना है, सॉरी एच है, ए बी एच दे रखा है और ए सी कितना है, ए सी 20 दे रखा है। ठीक है ना, ये मैंने पुट कर दिया वैल्यू। आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2h इज इक्वल टू 20 और h इज इक्वल टू 20/2, दैट मीन्स 20 को 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, 10 मीटर यहाँ पे हाइट आ गई। किसकी, रोप की आपको हाइट मिल गई है कितनी, 10 मीटर आपको फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट कितना इजी हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। समझते हैं क्वेश्चन किस तरह से है, फिगर बनाते हैं तभी समझ में आएगा, बगैर फिगर के इस क्वेश्चन का ढेला भी नहीं खिसकेगा किसी स्टूडेंट से, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसकी फिगर बन गई उसका ये क्वेश्चन हो गया, जिसकी फिगर नहीं बनी वो समझ लीजिए नेल बटे सन्नाटा इस क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन की फिगर बनाना जानता है वही इसका सॉल्वर है, अदरवाइज इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्री बना लीजिए, ये एक ट्री है, ठीक सॉरी क्वेश्चन क्या कहता है दोबारा पढ़िए, बुक रख लीजिए अपने आगे एनसीईआरटी। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कुछ ये यहां से ब्रेक हो गया ट्री, और ये जो ब्रेक होके गिरता है ये ग्राउंड पे जाके गिरता है, और कितना एंगल बनाता है ग्राउंड से जाके, ये टूट के ऐसे गिरा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो टूट के इस तरह से गिरा ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे जाके 30 डिग्री बनाया इसने एंगल। आप इसी तरह से जो बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे आप। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का ये फुट है, इसे मान लीजिए आप ट्री मान लीजिए, ये ए बी कोई ट्री है, ये फुट क्या है ट्री का, ये रहा, ये डिस्टेंस कहां से, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और जहां पर जो ये टूट के पॉइंट ये जो आया है यहां पर आ गया, मतलब इस तरह से ये बैंड हुआ है। किस तरह से बैंड हुआ है, ये ऐसे बैंड हुआ है, तो यानी कि ये यहां पर ए पॉइंट आ गया। अब ए पॉइंट तो ये होगा नहीं, इसको कोई नया पॉइंट मानिए, क्या मान लीजिए, इसको डी पॉइंट लीजिए, ठीक है ना, या फिर सी मान लीजिए, और ये अब बचा ये, इसको सी मान लिया मैंने इस पॉइंट को। समझ में आई बात नहीं आई, समझ में आई स्टूडेंट। एक ट्री है ए बी, वो बीच में से टूट गया, उसे लिप्टस का पेड़ मान लीजिए आप, तो वो बीच में से टूटा, वो टूट के जो झुका है और वो यहां पर 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की ये पूरी हाइट है यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हैं, इसको हाइट मान लीजिए आप h, तो मुझे ट्री की हाइट निकालनी है। तो लेट्स से द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री टू बी, कितनी मान ली मैंने, h मान ली है, ठीक है ना। मैंने ट्री की हाइट कितनी लेट कर ली है, h लेट कर ली है। तो अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे पहले ये निकालना है, फिर उसके बाद मैं उसमें से कुछ लेस वैस कर आके मैं ये निकाल लूंगा। तो मैं पहले यार ये BC निकाल लेता हूं। अब BC क्या है, परपेंडिकुलर है, CD क्या है, हाइपोटेनस है, और मुझे पता क्या है यहाँ पे, ये 8 भी तो पता है यार, कितनी है 8 मीटर। तो मुझे CB और ये क्या नाम है BD, यानी कि मैं ये बना लेता हूँ PBP HHB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 लगाना है मुझे, यही तो पता है, यही तो मैंने अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको। लगाने कितना है मुझे, 10 30, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है BD। 10 30 कितना होता है याद कर लें आप तुरंत, 1/√3 लर्न कर लिया है मैंने, ठीक है। BC कितना है, BC 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 पता है, नहीं पता है, या पता है, नहीं पता है,
ठीक है ना। BC तो मुझे फाइंड आउट करना है। BD कितनी है 8, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, BC आ जाएगा 8/√3। इसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप चलते हैं आगे, चलते हैं। आप क्या करें, हम कौन से ट्रायंगल में लें वो बताइए आप मुझे। अब इसमें लगाइए, क्या लगेगा, कॉस। बताता हूं क्यों लगेगा। कॉस 30 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं ये निकाल लूं तो मुझे ये डिस्टेंस ही पता लग जाएगी ना, तो इसलिए तो मैंने कॉस लगाया। और ये डिस्टेंस काय के अंदर है, कॉस के अंदर, यानी कि हाइपोटेनस। तो कॉस 30 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है BD और हाइपोटेनस कितना है CD। BD 8 हो गया और हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करनी है। और cos 30 कितना है, √3/2 = 8/CD, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 CD, 2 8 ज़ा 16, ठीक। तो CD कितना हो गया, 16/√3, ये CD आ गया है, ठीक है। अब मुझे यानी कि CD पता है तो AC पता है। अब मुझे हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालूं मैं, जब CD पता है तो AC पता है। अब हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालूं, हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालें। हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, AC + CB, ठीक है ना, यही होगा AC + CB। और AC किसके बराबर है, AC CD के बराबर है भाई। AC CD के बराबर है तो मैं CD भी कर सकता हूं। तो यहां पे लिख सकता हूं 16/√3। और CB कितना है, मैंने क्या निकाला है, CB या फिर BC, बात एक ही है। कितना, 8/√3 निकाल लिया है। अब यहां से √3 एलसीएम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और 16 + √3, 16 + 18 कितना हो गया, 24/√3। आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आप 24/√3 को रेशनलाइज कर दीजिए। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 24/3। और √3 के √3 से 3 आ गया, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 8/3 मीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्लियर है आपकी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है क्या लगाना, 2 स्लाइड लगाता है बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल के कम बच्चे हैं, 5 साल से कम के बच्चे हैं। ही प्रिफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से कम बच्चे हैं उसकी हाइट जो होगी 1.5 मीटर होगी। और इंक्लाइन यानी कि झुका हुआ कितना होगा, जो उसकी स्लाइड होगी वो 30 डिग्री पे झुकी हुई होगी। वेयर फॉर एल्डर्स, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ टॉप एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बड़ी वाली स्लाइड होगी वो 3 मीटर की होगी और कितने एंगल पे झुकी हुई होगी, वो 60 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई होगी। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर केस में स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल हल्लुआ क्वेश्चन है। पढ़िए आप एनसीईआरटी से। 2 केस हैं। पहले केस में क्या है, मैं लिख देता हूं फर्स्ट केस। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है स्लाइड ऑफ बिलो 5 ईयर ऑफ एज। स्लाइड किसके लिए बना रहे हैं, स्लाइड ऑफ बिलो 5 ईयर्स एज स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो भैया जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए स्लाइड जो है ये 1.5 मीटर की रखी है उसने। कितने की रखी है, 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर। और वो ग्राउंड पे झुकी हुई कितनी है, इनकी कितना स्टीप है, वो 30 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। समझ गए बात आप मेरी।
तो 30 डिग्री के एंगल पे तो मान लीजिए डिस्टेंस ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है पॉइंट, ठीक है। तो निकालना क्या है पहले केस में बताइए आप मुझे, दोनों ही केस में जो निकालनी है स्लाइड, ये जो है कितनी लंबी है, यानी कि ये निकालना है हमें, क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो स्लाइड जो है यही तो होती है स्लाइड, तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है दोनों केस में, यानी कि एसी निकालनी है। अब एसी क्या है पहले ये बना लो आप, सबसे पहले बार बार मैं बता देता हूं कि आपको किस तरीके से पता लगेगा स्टूडेंट, कहीं नहीं पता लगेगा आपको, जो मैं बता रहा हूं आपको ये बातें बहुत ध्यान से समझ लो। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दो चीजें की जरूरत है मुझे ये पता लगाने की, ये मुझे पता है ये कहां पर है, ये यहां पर है परपेंडिकुलर और यहां पर है, और हाइपोटेनस यानी कि ये साइन लगेगा कहीं ना कहीं, यहां पे क्या लगेगा साइन, तो साइन 30 लगा दीजिए आप। साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एसी, परपेंडिकुलर कितना है 1.5 और एसी ये आपको पता ही है। साइन 30 कितना होता है 1/2 और ये 1.5 अपॉन एसी, सो एसी कितना हो गया 2 इंटू 1.5 दैट मीन्स 3 मीटर, ये आपकी एसी आ गई, यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड आपके निकल के आ गई है, लेंथ ऑफ द स्लाइड आपके निकल के आ गई, कितनी आ गई है 3 मीटर लेंथ ऑफ द स्लाइड आ गई है। नेक्स्ट केस बताइए, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है स्लाइड ऑफ अबव 5 ईयर एज चिल्ड्रेन, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट कितनी रखी गई है 3 मीटर रखी गई है मेरे भाई, ठीक है। अब स्लाइड की लेंथ कितनी है, कितने एंगल पे झुकी हुई है स्लाइड, ये मतलब यार ये पेन भी हल्का चल रहा है, 60 डिग्री पे ये झुकी हुई है, ठीक है ना। ध्यान से समझते रहो जो मैं बता रहा हूं यार, तुम्हें कहीं नहीं पता लगेगा, ये ए बी सी, ठीक है। अब मैं इसमें कौन सा लगाऊं, कौन सा एंगल लगाऊं, अगेन साइन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये और ये पता है, तो साइन 60 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, साइन 60 कितना होता है √3/2। देखो टेबल लर्न होगी तो ही तुम्हारे मजे हैं, टेबल लर्न नहीं होगी कि ये बनाने पुनने पे मत जाओ कि टेबल बना लेंगे हम, ये कर लेंगे, सर ने समझा दिया है क्लास में या फिर और कहीं सर ने बता दिया, इस पे मत जाओ, टेबल लर्न कर लो चुपचाप जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ए बी कितना हो गया 3 और ए सी कितना हो गया आपको फाइंड आउट करना है, तो ए सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा √3 इधर आ गया, ठीक है, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, सो ए सी कितना हो गया यहाँ से, ए सी आपका निकल के आ गया है 6/√3, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। अगर आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए क्योंकि अपॉन में हम नहीं छोड़ते हैं अंडर रूट, तो आप उसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 6/3 और नीचे 3 आ गया, 3 × 3 3 2 6 दैट मीन्स 2√3 मीटर आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। तो पहले केस में स्लाइड की लेंथ कितनी निकल के आई 3 मीटर और दूसरे केस में कितनी निकल के आई 2√3 मीटर, ठीक है ना, यही पूछा था आपसे। तो स्टूडेंट देखो अगर आपको याद है टेबल तो ही इस क्वेश्चन को करने के मजे हैं, कहां तक झांकते फिरोगे और एग्जाम में ये बना लेंगे बहुत टाइम जाएगा, उसमें मत बनाओ, इसको लर्न कर लो बस पूरी टेबल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इट इज वेरी इजी, फिगर बनाते हैं, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन क्या है पढ़िए दोबारा, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक कोई टावर है और कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, उस पॉइंट को लेट कर लीजिए आप ए। ये पॉइंट जो है इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर है, समझ गए बात आप। और वो टावर के क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़िए स्टार्टिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर और इस पॉइंट के साथ कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है
30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आप मान लीजिए h, तो A, B और ये C पॉइंट, ठीक है। तो लेट कर लीजिए एग्जामिनर को अच्छा दिखाने के लिए। लेट से द हाइट ऑफ द टावर कितनी मान ली h। अब इसमें लगा दिए tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। अरे भैया ऐसी तो निकलेगा tan साइन कॉस tan। तो tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है BC, BC कितना है h और बेस कितना है 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/√3। ये h की वैल्यू आ गई है। अब अपॉन में अंडर रूट नहीं छोड़ सकते, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 30/√3/3। 3 1 3 0, दैट मीन्स tan√3 आपकी वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हाइट हमारी ये टावर कितनी आई tan√3 मीटर। लिख देंगे लाइन यहाँ पे, हैंस द हाइट ऑफ द टावर, हैंस द हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई है tan√3 मीटर। यह आंसर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक कोई काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से एक वो जो स्ट्रिंग है काइट की वो बंधी हुई है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और वो इंक्लाइनेशन कितना है, कितने एंगल पे झुका हुआ है स्ट्रिंग 60 डिग्री पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई झोल नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट एकदम तनी हुई है। तो वो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक फिगर नहीं बनेगी कुछ नहीं पता लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लीजिए आप कितनी ऊंचाई है, ये है 60 मीटर। तो इस ऊंचाई पर काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द टेम्परली टाइड टू द ग्राउंड। जो ये स्ट्रिंग है इसकी अब कोई ना कोई इसमें धागा बना हुआ होगा यार। तो वो ग्राउंड से बंधा हुआ है धागा, इस पॉइंट पे बना हुआ है मान लीजिए आप, ठीक है। इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए। अब ये स्ट्रिंग जो है, धागा जो है, ये कितने एंगल पर है, ये ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे। इतनी सी बात बोली है यार इसने बस, ठीक है। लगा दीजिए इसमें, क्या लगाएंगे साइन। सबसे पहले थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए जरा, एग्जामिनर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्वेश्चन को। लेट से BC is the height of kite and A is the point, and A is the point where स्ट्रिंग टाइड, जहां पर स्ट्रिंग बंधी हुई है। लगा दीजिए साइन 60। साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC, सॉरी साइन कितना होता है पहले यहां से देख लिया। अब देखिए मैं गलती करने जा रहा था ना जल्दबाजी में, तो इसलिए ये बना लीजिए। साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है BC
और हाइपोटेनस कितना हो गया AC। मैं बेस करने जा रहा था, देखा आपने, तो ये जरूर साइड में बना लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, लर्न कर लें आप टेबल, √3/2। BC कितना हो गया 60 और AC वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा, AC √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 × 2। तो AC कैसे निकलेगा 60 × 2/√3, दैट मीन्स 120/√3, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 120/3/3, 3 4 12, दैट मीन्स AC आ गया हमारे पास 40/3 मीटर, ठीक है। 40/3 मीटर ये हमारे पास AC निकल के आ गया है। हैंस द लेंथ क्या आ गया, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई 40/3 मीटर निकल के आ गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increased from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. एक 1.5 फीट का टॉल बॉय है, 1.5 मीटर, फीट नहीं सॉरी मीटर, 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि खड़ा है, कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब 30 मीटर की कोई टॉल बिल्डिंग है उससे खड़ा है किसी डिस्टेंस पर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप, टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, और फिर वो कुछ टाइम बाद आगे बढ़ता है, उसकी 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के करीब भी इसमें डिस्टेंस चली है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आएगा, विदाउट फिगर कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बेस आ गया है बिल्डिंग का, उसके सामने ये टॉल बॉय खड़ा है। आपको इसी तरीके से बनाना है, एनिमेटेड नहीं, क्योंकि आप हाथ से ही बनाएंगे एग्जाम में, तो बेटर होगा जैसे मैं बना रहा हूं आप ऐसे ही बनाएं। कितने हाइट है इसकी 1.5 मीटर, ठीक है, कितनी हाइट है इसकी 1.5 मीटर। तो इसकी आंख का के साथ और बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, एक एंगल बन रहा है। आप यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए जो उसके पैरेलल होगी ग्राउंड वाली के, कितना बना रहा है 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है, फिर इसका जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, जब दूर जाते हैं तो एंगल छोटा है तो होता है, जब करीब जाते हैं तो एंगल बड़ा हो जाता है। देख लीजिए 60 डिग्री हो गया, 30 था, और बिल्डिंग की हाइट कितनी थी हमारे पास 30 मीटर, 30 मीटर। अब मुझे बताइए ये 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबके डिस्टेंस के नाम रख लीजिए आप, ए बी सी डी ई, ये सब नाम हो गए, और ये एफ। सबसे पहले ए एफ निकाल लीजिए, ए एफ कितना होगा, ए एफ कैसे निकालेंगे, ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस एफ बी। तो ए बी कितना है 30 और एफ बी कितना है 1.5 मीटर।
30 मीटर में से 1.5 मीटर लेस कीजिए, कितना बचेगा 28.5 मीटर, यानी कि ये कितना बचा है 28.5 मीटर आपका बच गया है। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल AEF। AEF लगाइए, क्या लगेगा इसमें, ट्रायंगल AEF में लगा दीजिए tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, वही मास्टर की लगा दीजिए, साइन कॉस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AF, बेस कितना है EF, राइट। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AF अभी निकाला है 28.5, EF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो EF कैसे निकलेगा 28.5 अपॉन √3, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, इन ट्रायंगल ADF। अब लगाइए इन ट्रायंगल ADF में ADF में क्या लगेगा, tan 30 लगा दीजिए। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AF, बेस कितना है DF। tan 30 कितना होता है, tan 30 आप जानते हैं 1/√3 होता है। AF कितना है 28.5 और DF आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप निकाल लेंगे DF इज इक्वल टू 28.5/√3, ये निकल के आ गया है आपका। निकालने क्या, कितनी डिस्टेंस चला वो D पॉइंट से लेके E पॉइंट तक, ये निकालना है। तो DE कैसे निकलेगा, DF माइनस EF। ठीक है, DF माइनस EF। DF कितना है 28.5/√3 और EF कितना है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां से 28.5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब यहां से आप 28.5 आ जाएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस 1/√3, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बनेगा 28.5 और 3 में से 1 लेस करेंगे 2/√3, ये बन जाएगा। और 28.5 की आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 की आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 57 हो जाएगा ये अपॉन √3। अब √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि इसे रेशलाइज करना पड़ेगा, तो करेंगे 57√3 अपॉन 3। 57 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, कितने टाइम जाएगा, 3 3 3 9 27 इनके 19/3 मीटर, ये आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले 20 मीटर की एक बिल्डिंग बनाइए और उसके ऊपर कोई क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। ठीक है, और किसी पॉइंट से ग्राउंड पे 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके टॉप से और बॉटम से। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। बताता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बिल्डिंग है, कितने मीटर की है, 20 मीटर की बिल्डिंग है ये।
इसको आप बिल्डिंग मान लीजिए, यानी कि बी और सी पॉइंट जो है बिल्डिंग का है। इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ग्राउंड से ट्रांसमिशन टावर के टॉप से एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और इसके बॉटम से बन रहा है टावर के 45 डिग्री। समझ गए बात आप मेरी? ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए, इस पॉइंट को मान लीजिए डी। और आगे चलिए, और क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आउट आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये हाइट। तो लेट से हाइट ऑफ द टावर टू बी एच। एच लेट कर लिया आपने, कितनी? एच मान ली, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस ट्रायंगल ए बी सी में ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan लगा दीजिए 45 डिग्री। tan 45 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। बेस कितना है? ए बी। tan 45 होता है 1, बी सी है 20, ए बी आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी आ गया आपके पास 20, यानी कि ये भी 20 आ गया मेरे भाई, ये भी 20 आ गया, ठीक है, ये भी 20 आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे आप इन ट्रायंगल ए डी बी में। इन ट्रायंगल ए डी बी में tan 60 लगाइए। tan 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? डी बी। बेस कितना है? ए बी। tan 60 कितना होता है? √3। डी बी कितना है? डी बी कितना है? नहीं पता, लेकिन आप पुट कर सकते हैं कितना? 20 प्लस एच पुट कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना। 20 ये रहा, एच ये रहा, 20 प्लस एच। और ए बी आप निकल रहा है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 √3, 20 प्लस एच, ठीक है। अब एच को अकेला करेंगे यहाँ से, 20 √3 माइनस के 20, ठीक। अब यहाँ से 20 कॉमन लेंगे आप, अंदर क्या बचेगा? √3 प्लस 1, 20 √3 सॉरी माइनस 1 बचेगा। आप छोड़ना चाहें तो यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में यही आंसर रखा है। वैल्यू पुट करना चाहें तो 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 20 इंटू 0.732 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.64, ये एक्चुअल आंसर है, ये इसका एक्चुअल आंसर है। जबकि आंसर एनसीईआरटी में यहीं तक ही दे रखा है, तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आप करेक्ट हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि कितने मीटर लंबा टावर है, तो वो एक्चुअल वैल्यू ये रही, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिसल। पेडिसल क्या होता है? एक बेस होता है जिसके ऊपर कोई भी मूर्ति या फिर कोई भी स्टैच्यू रखा होता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिसल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिसल। पेडिसल की हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पेडिसल बनाना है, उसके ऊपर कोई स्टैच्यू रखना है, फिर उसके बाद हमें एंगल मेज़र करने हैं, कौन कौन से एंगल हमें लगाने हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई पेडिस्टल है, इसके ऊपर कोई स्टैच्यू रखा है। पॉइंट चलिए बाद में रख लेंगे, मैंने तो ऐसे ही नोट कर दिए हैं बस। ये ग्राउंड है, तो पेडिसल के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और पेडिसल के टॉप स्टैच्यू के बॉटम से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और स्टैच्यू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ध्यान देना मेरी इस बात को,
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी, ये डी। तो निकालने क्या है, हाइट ऑफ द पेरिसल। लेट्स से हाइट ऑफ द पेरिसल टू बी एच। अंडरस्टूड। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इन ट्रायंगल कौन से में आ जाए, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगा दें, tan 45 डिग्री लगा दीजिए। tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है AB। tan 45 1 होता है और BC इज अपॉन AB, तो AB इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा BC के आ जाएगा। इक्वेशन 1 रख लीजिए इसको। अब कौन से बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABD में। ABD में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगा दीजिए, इसमें tan 60 डिग्री लगा दीजिए। tan 60 परपेंडिकुलर यानी कि DB अपॉन बेस AB। अब DB क्या है, DB DC प्लस BC है, DC प्लस BC है अपॉन AB, तो AB है। DC कितना है 1.6, BC कितना है H आपने लेट किया है, और AB आपको तो दे ही नहीं रखा है, बस AB इक्वल टू BC दे रखा है। ठीक है, tan 60 कितना होता है √3, रख दीजिए इसको 1.6 प्लस H अपॉन AB। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 AB हो जाएगा और 1.6 प्लस H। ठीक है, अब जब AB BC H है तो ये भी तो H होगा, यानी कि कहने वाली बात है अगर आप इसको H मान रहे हैं तो ये भी H है, ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई ना, तो √3 भी H हो गया, यानी कि AB भी H हो गया, तो 1.6 प्लस H। ठीक है इतनी बात, मतलब दोनों H हो जाएंगे, AB भी H हो गया और BC भी तो H है ही, क्योंकि AB इक्वल टू BC हमने अभी निकाला है। H इधर लिया है 1.6 हो गया है, H इसमें से कॉमन लिया तो √3 - 1 H इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, आगे चलें, H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। अब अपॉन में हमें अंडर नहीं छोड़ना है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन करना है ज़रा देख लें ध्यान से। √3 - 1 के ऊपर करेंगे, √3 - 1 के नीचे करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 - 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो 1.6 √3 - 1 अपॉन 2। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप, तो 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 और √3 - 1 मीटर ये आपका आ गया है। क्लियर है इतनी बात, ये आपका आ गया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज को समझ गया और फिगर बनाने कैसी है ये समझ गया, उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के वो बिल्कुल हलवा हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप मेरे साथ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है। सबसे पहले इसमें जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, तो सबसे पहले एक बात जो दी हुई है डिस्टेंस उसको बना लो। क्या दे रखा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। सबसे पहले इसको ही बनाओ यार। अब देखो कैसे समझ में आता है तुम्हारे। मैं देखो तुम्हें बता रहा हूं, ये अगर फिगर बन गई ना वही बच्चा वो क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो 50 मीटर हाई क्या है, एक बिल्डिंग है, सॉरी टावर है, इसको ए बी मान लिया, ए बी टावर है। ठीक है, ये है। अब आगे अब दोबारा स्टार्टिंग से पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इसके सामने कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी है, नॉर्मल सी बात है। तो कोई एक बिल्डिंग ले लीजिए, बिल्डिंग नॉर्मल से बात है, टावर से छोटी ही होगी, है ना, तो उसे छोटा बना लो।
द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द, दोबारा पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बस यहीं रुक जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, क्या लिख रहे हैं, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर, इन दोनों को मिला दो। कितना बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इस पॉइंट से कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं बताइए, 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे पढ़ो, अब आगे से पढ़ना शुरू कर दो। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये रही, इन दोनों को मिला दो। कितना दे रखा है, 60 डिग्री मेरे भाई। बस ये इतनी सी बात थी, कितना सिंपल हो गया, देखा आपने। ए बी सी पॉइंट और डी पॉइंट, इसको मान लो, पॉइंट किसको भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज ये फिगर होती है, अगर ये फिगर बन गई ना, पॉइंट किसको भी मान लो मेरे भाई, वैसी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल क्या मान लो, ए बी सी में, ए बी सी कहाँ रहा ट्राइंगल, ये रहा, इसमें tan 60 लगा दो यार, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस है बी सी, tan 60 कितना होता है, √3, ए बी 50 हो गया, बी सी कितना है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी सी निकाला, कितना हो गया, 50 अपॉन √3, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब इन ट्राइंगल किस में चले, डी बी सी में, डी बी सी में, इसमें रेफरेंस एंगल कितना है, 30, तो क्या लगा दो, tan 30 लगा दो उसमें, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, डी सी, और बेस कितना है, बी सी। तो tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3, और डी सी कितना है, डी सी कितना है, डी सी नहीं पता और बी सी भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी सी √3, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, बी सी इक्वल टू है 50 अपॉन √3 और बी सी इक्वल है डी सी अपॉन √3, क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं हो सकती, हो सकती हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 से क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 इक्वल टू डी सी √3। ठीक है, अब यहां से डी सी की वैल्यू निकाल लो, डी सी कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 अपॉन √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको यहीं पर ही छोड़ना चाहें यहीं पर ही छोड़ दें, और आप अगर करना चाहें तो इसको 16 होल 2/3, ये आपका इतने मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी डी सी आ गई, डी सी कितनी आ गई, 16 होल 2/3 मीटर, यानी कि जो हाइट निकल के आई है, किसकी किसकी हाइट आई है, ये हाइट जो आई है 16 होल 2/3 मीटर जो निकल के आई है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल के आई है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल के आई है। तो 16 होल 2/3 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपने फाइंड आउट कर ली है। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो height of the pole निकालनी है और उस point की distance निकालनी है, वो pole से कितनी distance पर है वो निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट के बगैर फिगर बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए, और एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी और क्वेश्चन को मेरे साथ रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रीड कीजिए क्वेश्चन आप मेरे साथ। क्या है क्वेश्चन में, टू पोल्स हैं और वो पोल्स कैसे हैं, इक्वल हाइट के हैं। तो सबसे पहले एक बेस बना लीजिए आप, और बेस के साथ टू पोल्स हैं, एक पोल ये है और एक पोल यहां राइट में बना लीजिए आप, ठीक है ना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब बीच में एक रोड जा रही है और रोड के खंबा है लेफ्ट साइड में एक मान लीजिए और राइट साइड में एक खंबा मान लीजिए।
अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो उसे मैं खंबा ही बोलूंगा। आप इसे अपने सिटी में जो भी कुछ बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे खंबा ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, 2 पोल्स हैं, इक्वल हाइट हैं उनकी पोल्स की हमारी। तो सबसे पहले पोल्स की हाइट लेट कर लीजिए आप। लेट से द हाइट ऑफ द पोल, लेट से द हाइट ऑफ द पोल टू बी h, ठीक है ना। जब ये h होगी तो ये भी तो h होगी ना, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट के पोल है। क्लियर है ना बात इतनी। आगे रीड कीजिए। विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो हाईवे जा रहा है ये कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा हाईवे है। ये कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा हाईवे है, ठीक है ना। आगे चलिए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल, यहां पर अब कोई पॉइंट है वहां से एंगल बन रहा है। अब ये पॉइंट जो है, आप कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये पॉइंट सर यहां से नजदीक होगा या फिर यहां से नजदीक होगा। आप किसी भी पॉइंट से वहां से नजदीक मान सकते हैं। मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से करीब मान रहा हूं, यानी कि मैं यहां पर लेके चल रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का नाम अभी सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, पहले आप सिर्फ नोट कर लीजिए। कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मैंने बताया था आपको जो करीब वाला एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा, जो दूर वाला एंगल होगा वो छोटा एंगल होगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा। तो अब जो इस करीब वाला एंगल है यानी कि साइड वाला एंगल है, तो ये जो है नियरेस्ट एंगल है कितने का बनेगा, 60 का। और जो दूर वाला एंगल है वो ऑब्वियस है वो 30 का बनेगा। इतनी बात क्लियर हो जाएगी आपके, आई थिंक, ठीक है ना। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। अब इनकी आप साइड मान लीजिए कितना हो गया, ए बी सी डी एंड ई आप लेट कर लीजिए, ठीक है ना। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि जिसने इस क्वेश्चन का महत्व, मेन इंटेंशन यही है कि भाई जिसने फिगर बना ली उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और जिसकी फिगर नहीं बनी उसका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, इसलिए मैंने सबसे पहले फिगर पर एम्फेसाइज किया है स्टूडेंट को। तो आप फिगर पे सबसे ज्यादा जोर दें, किस तरह से फिगर बन सकती है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द पोल्स, और डिस्टेंस निकालनी है और हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए आप, ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स लेट कर लीजिए, ई बी जो है ये इसको एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है ना। लेट ई बी टू बी एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है ना। सही है। अब कौन से ट्राइंगल में लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल सीबीई, इन ट्राइंगल सीबीई में लेके चलिए पहले आप। कौन से में, इन ट्राइंगल सीबीई में। अब मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट कहां पे tan लगेगा, कहां पे sin लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे परपेंडिकुलर है हमारे पास और ये क्या है, बेस है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था PBP और HHB, और इस फॉर्मूले को मैंने दोनों तरह सिखाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जस्ट जोकिंग, ये तो एक मजाक वाली बात थी, लेकिन PBP HHB के हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया, रेफरेंस एंगल कितना है, 60 है मेरे पास। तो tan 60 ले लीजिए आप, tan 60 डिग्री कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, BC, और बेस कितना है, EB, ठीक है। BC कितना है, H, और EB कितना है, X, जो मैंने अभी लेट किया था, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे टेबल लर्न ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। H अपॉन X, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H इज इक्वल टू √3x हो गया। इसका इक्वेशन आपको 1 लेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरे ट्रायंगल में लेके चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल DAE में। इन ट्रायंगल DAE में क्या लगाएंगे, यहां पर भी अगेन tan 30 लगाइए आप। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, DA या फिर AD, और बेस क्या है, AE, राइट। DA कितना है, H है भैया, और AE कितना है, AE कितना है जरा बताएं। AE, अरे भैया ये पूरा 80 है, 80 में से x लेट करेंगे तो 80 - x नहीं बचेगा,
बता देता हूं यार, देखो 80 में माइनस एक्स करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ये टोटल 80 है, 80 में से इतना लेस कर दो तो ये कितना बचा, 80 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स हुआ भाईजान। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितना होती है जरा बताएं मेरे साथ आप, 1/√3। ठीक है, h/80 माइनस एक्स, अंडरस्टूड। तो इतना आपके आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां से और क्या करेंगे हम, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन 2। आपके बात क्लियर हुई इतनी। अब दोनों इक्वेशन को वाइंड अप कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो दोनों वैल्यूज को आप इक्वल रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखिए यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से भैया h की वैल्यू इसके इक्वल है √3x के, और h की ही वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के है, तो दोनों के इक्वल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो क्या हो गया, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3x की √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो 3x, x इधर आके कितना हो गया, प्लस के x इज इक्वल टू 80। ठीक है, और 3x प्लस x कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, यानी कि मीटर। अब सेम क्वेश्चन में बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पोल ऑफ द हाइट और निकाल लीजिए, वो और रह गई है आपके पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x। ठीक है ना, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है 20, पुट कर दी मैंने 20 √3 मीटर, ये h आ गई है। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड कीजिए आप मेरे साथ इसको। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल, कनाल के कॉर्नर पर साइड में एक टीवी टावर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, बैंक के दूसरे साइड यानी कनाल के दूसरे साइड से क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री बन रहा है, और फ्रॉम द अनदर पॉइंट यानी कि जो दूसरा पॉइंट है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, कनाल की विड्थ निकालनी है और हाइट ऑफ द टावर बतानी है। ठीक है, तो अब इस तरह की फिगर आपको दे रखी है, आप बहुत लकी हैं कि आपको फिगर दे रखी है, लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट उसमें फिगर आपको दे रखी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेन जो लॉजिक है इस क्वेश्चन का, हाइट एंड डिस्टेंस का, सबसे मेन लॉजिक जो है फिगर ही है। जो स्टूडेंट फिगर बनाना जानता है वो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप बात, मेरी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं जिसमें फिगर दे रखी है, आएगा लेकिन कोई इतना वैसा नहीं होगा, उसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी। लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा और जो बनाने वाला क्वेश्चन आएगा वो वही क्वेश्चन आएगा जिसमें फिगर नहीं दे रखी होगी। ठीक है ना, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टीवी टावर है, इसको कुछ इस तरह से बना लेंगे आप टीवी टावर को। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए आप मेरे साथ। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल, कनाल के एक बैंक पर खड़ा है, इसकी हाइट दे रखी है ए बी, मान लीजिए आप, हाइट अभी ऐड कर लेंगे h। फ्रॉम अ पॉइंट, अब ये पूरी फिगर बना लीजिए आप जो दे रखा है। ठीक है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, राइट। अब ये डिस्टेंस 20 मीटर दे रखी है
और कनाल की डिस्टेंस आप विड्थ मान लेंगे कनाल की x, और हाइट ऑफ द टावर लेट कर लेंगे आप h। ठीक है ना। अब इसको थ्योरी में लिख देना है, बस आपको वर्ड्स में। लेट द हाइट ऑफ द टावर कितनी मान ली h, एंड विड्थ ऑफ कनाल, विड्थ ऑफ कनाल कितनी लेट की x। ठीक है ना। आप ट्रायंगल में लेके चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल एबीसी में। इन ट्रायंगल एबीसी में tan 60 लगा दीजिए आप। tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बेस है बी सी। tan 60 कितना होता है? √3। परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है? x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। h इज इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। ठीक है, सॉरी। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 लगा दीजिए। tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बेस कितना है? डी बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए बी कितना है? h, और डी बी कितना है? 20 प्लस एक्स। राइट। अरे भाई 20 ये रहा, x ये रहा, तो डी बी कितना हो गया? 20 प्लस एक्स ना हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 20 प्लस एक्स और √3h। ठीक है, h की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस एक्स। h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी? 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि h की वैल्यू √3x है और h की वैल्यू ही 20 प्लस एक्स अपॉन √3 है, तो दोनों को इक्वल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कितना हो जाएगा? √3x और 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इनकी मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 3x 20 प्लस एक्स। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है आपको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां से 3x और x इधर आकर कितना हो जाएगा? और इधर 20 बचेगा, 20 हो रहेगा। इधर हो गया 2x इजिकल टू 20 और x इजिकल टू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर x की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर। x इजिकल टू 10 मीटर निकल के आ गया है। ठीक है, अब निकालनी क्या है? h की वैल्यू भी निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है, विड्थ ऑफ द कनाल निकाल ली हमने। अब हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालें भैया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की थी h इज इक्वल टू √3x, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 10, तो कितनी हो गई? 10√3। ये आपकी हाइट आ गई। अब इसको थियोरेटिकली लिख दीजिए। आप किस तरीके से लिखेंगे थियोरेटिकली? आप इसको देखिए, मैं बताता हूं किस तरीके से लिखेंगे। विड्थ ऑफ द कनाल कितनी निकाली आपने? हैंस लिख देना यहां पर। विड्थ ऑफ कनाल इक्वल टू कितनी निकाली आपने? 10 मीटर x की वैल्यू। और हाइट ऑफ द टावर कितनी निकाली आपने? हाइट ऑफ टावर निकाली आपने 10√3 मीटर ही निकाल ली है। क्लियर है इतनी बात? एक बार पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू देख लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower.
टावर की हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन को समझना है फिर फिगर बनाना है, यही मेन पॉइंट है इसमें जो मैंने आपको बताए हैं। सिर्फ फिगर बनाना और क्वेश्चन की वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं। जो स्टूडेंट इनका कॉम्बिनेशन बिठाना समझ गया कि पढ़ के फिगर कैसी बननी है, वही स्टूडेंट हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर है। अदरवाइज जो स्टूडेंट नहीं समझ सकता वो उस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की कोई बिल्डिंग है, उसको बना लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, फिगर मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 7 मीटर की कोई बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब कोई केबल टावर भी है, नॉर्मल सी बात है, केबल टावर जो है वो बड़ा होगा बिल्डिंग से। टावर ऑब्वियसली बड़ा होता है, तो एक बेस बना लीजिए यहां पर और एक टावर खड़ा कर दीजिए इसके सामने आप। ठीक है, तो बिल्डिंग को तो आपने ए और बी मान लेना है। आप बोल दीजिए जरा क्या बोल रहे हैं आगे वो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। क्या बोला है, मतलब 60 डिग्री टावर इस पॉइंट से टावर के टॉप तक एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से टावर के कहां से, फुट से कितना है, 45 डिग्री। बट डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इस लाइन के साथ ही तो होगा, डिप्रेशन जो मैंने आपको बताया था। अब ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ए बी सी डी और ई पॉइंट इनको लेट कर लीजिए। समझ गए आप बात, मेरी बात नहीं समझे? अब टावर की हाइट आप h लेट कर लीजिए, टावर की हाइट आप h लेट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत इजी बना दूंगा, मेरे साथ रहोगे तो मास्टर बना दूंगा उसका मास्टर। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो नोट करी हैं इनको बस थियोरेटिकल लिख लीजिए। लेट ए बी इज अ बिल्डिंग and DC is and H is the height of the tower। टावर की हाइट हो गई है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में लगा दीजिए। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, ट्रायंगल एबीसी में tan 45 डिग्री, क्योंकि रेफरेंस एंगल कितना है 45। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी सी। tan 45 की वैल्यू हो गई 1 ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ए बी कितना है 7, जरा देखो ध्यान से, ए बी कितना है 7, तो बी सी भी तो 7 हो गया, फिर बी सी भी 7 मीटर हो गया, यानी कि ये भी 7 मीटर हो गया मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इन ट्रायंगल एईडी में, इन ट्रायंगल एईडी में, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, बड़े वाले ट्रायंगल जो ये है एईडी में, इसमें लगा दीजिए आप। क्या करेंगे इसमें आप अप्लाई कर दीजिए tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होगा, DE अपॉन AE, DE अपॉन AE। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू DE अपॉन AE। अब DE की वैल्यू कितनी है आपके पास, नहीं पता, तो मैं निकालना बताता हूं। देखो ये पूरी h है, h में से ये लेट कर दीजिए। अब ये कितनी होगी, 7 होगी, ये भी, तो ये भी 7 होगी, तो ये 7, तो h में से 7 लेस के करी तो कितनी बची, h माइनस 7। ठीक है, h माइनस 7, तो DE कितनी हो गई, h माइनस 7, और AE कितनी हो गई 7। ये 7 तो ये भी 7, अरे भाई मेरे ये 7 तो ये भी 7। ठीक है, ठीक है,
तो ज़रा सॉल्व कीजिए मेरे साथ। √3 इज इक्वल टू h माइनस 7/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 और h निकालेंगे आप। h कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7। h कैसे निकल जाएगा 7 √3 प्लस 7 आपका निकल जाएगा, ये h हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका। इतनी बात क्लियर होती है नहीं होती है। h इक्वल टू 7 √3 प्लस 7, क्योंकि 7 इधर आके प्लस का हो गया। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 हो गया है, ठीक है ना। यही आपकी हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गई। कितना इजी बना दिया है मैंने इसको क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, फालतू में टीचर से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं स्कूलों में आपके, कितना इजी हो गया है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए आप मेरे साथ दोबारा। क्या ऑब्जर्व करते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 75 मीटर, ठीक है ना। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब दो शिप्स आ रहे हैं इसके नजदीक, दोबारा से पढ़ते हैं। तो फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of the two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक शिप यहां पर है और एक शिप यहां पर है, आगे पीछे है। तो मैंने आपको बताया था जो दूर वाला शिप है उसका एंगल छोटा होगा, जो पास वाला शिप है उसका एंगल बड़ा होगा। तो दूर वाला जो है वो ये है, इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, और जो पास वाला है इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45, ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। तो अब नाम रख लीजिए A, B, C और ये D, ठीक है। और अब आप क्या लेट करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी इज अ लाइट हाउस। लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस, ठीक है। एंड सी एंड डी आर द शिप्स। सी और डी क्या है, सी एंड डी आर द शिप्स। राइटिंग का खेद है, ठीक है। शिप्स क्या हो गए, शिप्स हो गए। तो फाइंड क्या करना है इसमें, डिटरमाइन द, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आप लेट कर लीजिए कितनी है, x। ये फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में लगा दिए कितना tan 45। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी डी, ठीक है। तो tan 45 1, ए बी कितना है 75 और बी डी ये आ गया है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इज इक्वल टू 75, ये आ गया है मीटर, ठीक है। यानी कि ये भी आपका 75 निकल के आ गया है स्टूडेंट, ध्यान से अगर आप मुझे देखेंगे तो, ठीक है ना।
ठीक। आप कौन से ट्रायंगल में चलेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री आप लगा दीजिए। tan 30 डिग्री कितना होगा? ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है? 75 और बी सी कितना है? x प्लस 75, x प्लस 75, ये क्या है आपका? बी सी। क्लियर है इतनी बात? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 और 75 अपॉन x प्लस 75, ये सेम एलिटिस रहा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 75 और 75 √3 और 75 को इधर ले जाइए आप, 75 √3 और माइनस के 75। ठीक है, x इजिकल टू कितना आ गया है? 75 आपने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर ये आ गया। देखिए कितना इजी बना दिया है मैंने। आप कहीं पर भी चेक करेंगे ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, आपको ये इतना लेंथी दिखेगा क्वेश्चन को। मैंने इसे महज 3-4 लाइन में इस क्वेश्चन कर दिया, अगर थ्योरी आप हटा दें। देख लीजिए आप इसको ध्यान से, ठीक है ना स्टूडेंट, और बाकी आप चेक कर लें, कंपेयर कर लें किसी और से। ठीक है, कैसे कैसे लोग करा रहे हैं। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। जो स्टूडेंट मेरा कॉन्सेप्ट देख कर आया है थ्योरी वाली वीडियो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? मैंने बहुत इजी से ये बलून वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था वहां पर। तो वही क्वेश्चन है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर की हाइट पर बलून उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ अ गर्ल एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इसका? 60 डिग्री बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस इज 30 डिग्री। दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होगा, यही तो बता रहा था मैं वहां पर। तो दूर गया ये बैलून, कुछ टाइम बाद यहां पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया इसका? 30, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक बलून ने ट्रेवल करी है, ये दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए इसके बीच की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बलून है और एक यहां पर गर्ल खड़ी है। ठीक है, कुछ इस तरह से ही बना लेंगे आप, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बलून का गर्ल के साथ। गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? ये बन रहा है कितना? 60 डिग्री। पास वाला है तो बड़ा एंगल यही होगा। कुछ टाइम बाद अब ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है, पहले ये भी तो पता लगा लें। ये जो उड़ रहा है बलून, क्या लिखा है? हाइट ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बोला है, तो अभी जरा बताते हैं जरा अभी आपको हाइट कैसे निकालेंगे। कुछ टाइम बाद बलून यहां पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया? जरा इसे आगे बढ़ाइए आप। एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया है इसका कितना? 30 डिग्री। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। ये जो पूरी हाइट है, जिस हाइट पे बलून उड़ रहा है, वो कितनी है? 88.2 मीटर, जिस हाइट पे बलून उड़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया एफ, ये पॉइंट हो गया जी, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया ई। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं पहले बीसी भी निकाल लेता हूं। बीसी कैसे निकलेगा? देखिए बीसी में कैसे निकालता हूं। बीसी इज इक्वल टू सी जी माइनस बी जी।
सी जी माइनस बी जी। सी जी कितना है 88.2 और बी जी कितना है 1.2। तो सी जी माइनस बी जी करा कितना बचा 87 मीटर। तो बी सी कितना आ गया 87 मीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल चलते हैं एडीई में। एडीई में एडीई में क्या लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है डीई, बेस कितना है एडी। डीई कितना है, ये 87 है तो ये भी 87 होगा। ठीक, एडी कितना है, एडी आई डोंट नो, tan 60 रख दीजिए यहां पे। tan 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 87 अपॉन एडी। और एडी कितना आ गया यहां से 87 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इसको रेशनलाइज करना चाहें तो कर लीजिए, √3 अपॉन √3, क्योंकि अपॉन में √ नहीं छोड़ सकते। तो 87 √3 अपॉन 3, 3 2 6 3 9 27 कितना हो गया 29 √3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गई एडी। ठीक है, अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी में। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया BC और बेस कितना हो गया AB। tan 30 कितना हो गया 1 अपॉन √3, BC कितना है 87 अपॉन AB मुझे नहीं पता। अब मैं AB कैसे निकालूंगा, AB हो जाएगा यहां पे 87 √3। आप DB किस तरीके से निकालें, DB कैसे निकलेगा, AB माइनस AD। मुझे निकालना क्या है, यहां से लेके यहां तक बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहां से लेके यहां तक बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि मुझे BD निकालना है। BD निकाल लूंगा तो इसी तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो BD कैसे निकलेगा या फिर DB कैसे निकलेगा, DB इज इक्वल टू AB माइनस AD। कैसे, AB माइनस AD, तो ये BD आ गया। अब AB कितना निकाला भाई, वो तो बता दे। AB निकाला 87 √3, ठीक है, और AD कितना निकाला यार 29 √3, ठीक है। यहां से √3 कॉमन लो भाई, तो 87 माइनस 29। समझ में आ गई बात, दिखा देता हूं, कट गया था थोड़ा। तो 87 में से 29 लेस किया तो कितना बचा 58। दैट मीन्स 58 √3 मीटर ये आपका निकल के आ गया है। किसकी वैल्यू, DB की वैल्यू। ठीक है, तो DB कितना निकल के आया है आपके पास 58 √3, ये वैल्यू फाइंड आउट करके आया। यानी कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 58 √3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अभी लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द, यहां से देखिए आप, फुट ऑफ द टावर with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find it the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे हमारे समझ में नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन, चाहे हम 100 बार पढ़ें, चाहे 200 बार पढ़ें, चाहे 1000 बार पढ़ें। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए, और फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे मैंने आपको बताया, 1 बाय 1 लाइन को रीड करेंगे और फिगर ड्रॉ करते रहेंगे। उस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। कहीं पर भी आप किसी से कुछ भी कर लें, आप नहीं ड्रॉ होने वाला। सबसे पहले एक टावर है, बना लीजिए उस टावर को।
पूरा टावर बनाने मत बैठ जाना, सिंगल लाइन खींच देनी है बस। कभी टावर बनाने बैठ जाओ आप लोग, हाइट लाइट कर ली एच टावर की, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग द एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पर कोई आदमी खड़ा है, टावर के टॉप पर ए बी कोई टावर मान लीजिए, उसके टॉप पर कोई बंदा खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है वहां से खड़े होकर कोई कार आ रही है। तो पहली वाली कार आप ये लेट कर लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी के बेस समझ लीजिए ग्राउंड। तो यहां से एक कार आ रही है, पॉइंट पहला पॉइंट समझ लीजिए कार। तो यहां से नॉर्मल सी बात है, दूर वाला एंगल छोटा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितना बन रहा है क्वेश्चन में पढ़िए, 30 डिग्री बन रहा है। कितना? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। जब ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से वो आ रही है कार, अब वो इस पॉइंट तक आ जाती है 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है वो? 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में कवर करती है यहां से यहां पे आने में। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इस पॉइंट पर आने के बाद? 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो ये तो 6 मान लिया आपने, और यहां से मान लीजिए आप x टाइम, x सेकेंड, ठीक है ना, SEC फॉर सेकेंड। तो यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगे, और यहां से यहां तक पहुंचने में x सेकेंड मान लीजिए आप, ठीक है। आप ये पॉइंट रख लीजिए, A B C पॉइंट इसको मान लीजिए, D पॉइंट इसको मान लीजिए। ये 30 तो ये 30 हो गया, ये 60 तो ये भी 60 हो गया। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखा रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी, वो भी जरूरी है यार। कभी एग्जामिनर फिर कहे यार कुछ तो लिखा नहीं इसने बंदे ने, क्वेश्चन काटो, नंबर काटो उसके। लेट से द हाइट ऑफ द टावर कितनी? h, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC में tan 60 डिग्री लगा लीजिए। कौन ट्राइंगल में? ABC में tan 60 लगा दिया। परपेंडिकुलर कितना है? AB, बेस कितना है? BC। AB कितना है? h, और BC कितना है? x सेकेंड। तो tan 60 √3, tan 60 कितना हो गया? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट चलिए इन ट्राइंगल ADB में क्या लगा देंगे? tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है? DB। tan 30 कितना हो गया? 1/√3। AB कितना है? h, और DB कितना है? 6 + x, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब h कितनी निकाली है आपने? h कितनी निकाली है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 h निकाली आपने √3x, तो वो यहां पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो 1/√3x अपॉन 6 + x। क्लियर है इतनी बात? आई होप क्लियर हो गया हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी। √3 की √3 से करी तो 3x सेम एज इट इज, और 6 + x की 1 से की तो 6 + x आ जाएगा। अब इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, तो 3x - x इज इक्वल टू 6, x 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड, मीटर नहीं सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी सेकेंड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसे? 3 सेकेंड का समय यहां से यहां पहुंचने में उसको लगेगा। थैंक यू सो मच।
So friend, this was the chapter of some application of trigonometry in the simplest way. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।